कानून बनाया गया है कि मुल्क को दो तबकों में तकसीम कर दिया। एक है हाकिम, एक है महकूम, एक है जालिम, दूसरे हैं मजलूम। इस लोग सड़कों पर निकले थे पाकिस्तान की अदलिया की आजादी के लिए, ये डायरेक्टली कानून उस आजादी को खत्म कर रहा है। हुकूमत और अदलिया के दरमियान बढ़ती हुई महासराई का लगता है कि आखिरी मार्का शुरू हो चुका है और 12 जुलाई की अहम तारीख के बाद राजा परवेज अशरफ को कितने दिन और मिलेंगे। वेलकम टू 8 PM स्टडी हाइब्रिड। ये 17 नवंबर 1997 की सुबह थी जब उस वक्त के वजीर आजम मियां नवाज शरीफ को सुप्रीम कोर्ट ने तौहीन अदालत का नोटिस जारी किया था। चीफ जस्टिस सज्जाद अली शाह का हुकूमत से इस बात पर इख्तलाफ था कि मियां नवाज शरीफ की बनाई हुई खुसूसी अदालतों को कबूल करने के लिए वो तैयार नहीं थे और न ही सुप्रीम कोर्ट के जजों की तादाद को कम करने के फैसले को मानने के लिए आमादा थे। वजीर आजम मियां नवाज शरीफ का ख्याल ये था कि चीफ जस्टिस सज्जाद अली शाह उस वक्त के सदर फारूक लगारी के साथ मिलकर उनकी हुकूमत गैर मुस्तहकम कर रहे हैं। और फिर पाकिस्तान की तारीख का वो दिन आया जब 28 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट में मुकदमात की समाअत जारी थी और मुस्लिम लीग नून के कारकुनों ने सुप्रीम कोर्ट पर एक हमला कर दिया और सुप्रीम कोर्ट जजों को छुप कर अपनी जान बचानी पड़ी। इसके बाद जनरल परवेज मुशर्रफ की हुकूमत के वो दिन भी सबको याद है। मौजूदा सुप्रीम कोर्ट से महाजराई की वो तारीख भी सबको याद है जिसके नतीजे में वकला की तहरीक चली, सड़कों पर तसादम हुआ, लोगों के मुंह काले हुए और फिर सदर परवेज मुशर्रफ को न सिर्फ हुकूमत छोड़ना पड़ी बल्कि ये मुल्क भी छोड़ देना पड़ा। मौजूदा हुकूमत भी माजी की तरह मुहिम जोई की राह पर चल पड़ी है। नाजरीन, हिकमत अमली भी वही है मगर इसके नताइज बिल्कुल मुख्तलिफ अंदाज के हो सकते हैं बिकॉज द स्टेक्स आर मच लार्जर। इस वक्त के हालात वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के हक में थे और जस्टिस सज्जाद अली शाह के पीछे कोई ताकत नहीं थी, मगर आज मौजूदा सुप्रीम कोर्ट को अवामी ताईद हासिल है और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़े हैं। मौजूदा हुकूमत पहले दिन से ही सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ एक किस्म के मुकाबले पर उतर आई थी और अगर हम गुज़िश्ता 4.5 साल पर निगाह डालें तो हमें नजर आता है कि हुकूमत की महाजराई मुसलसल जारी रही है। कुछ वाकयात आपको बताती चलूं। मौजूदा हुकूमत की अदलिया से महाजराई की तारीख ये है कि चीफ जस्टिस की तारीख जिस दिन से बहाली हुई थी उसी दिन से ये आपस की चपकलिश शुरू हो चुकी थी। 16 दिसंबर 2009 सुप्रीम कोर्ट ने एनआरओ का आदम करार दे दिया। बेनजीर भुट्टो की खबर का ट्रायल नहीं होने देंगे पीपल्स पार्टी का फैसले पर जवाब। 13 फरवरी 2010 जस्टिस ख्वाजा शरीफ और जस्टिस साकिब निसार की मुतनाज़ा तकरीरें। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों जजेस की तकर्रियां मनसूख कर दी। 8 अक्टूबर 2010 हुकूमत ने जस्टिस रिटायर्ड दीदार हुसैन शाह को नैब का सरबराह मुकर्रर किया। 22 मार्च 2011 सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस दीदार हुसैन शाह की तकर्री मनसूख करा दी। 30 दिसंबर 2011 मेमो की तहकीकात के लिए अदालती कमीशन कायम करने पर हुकूमत और अदलिया एक बार फिर आमने सामने आ गए। 30 मार्च 2012 वेंट्रल पावर मंसूबे गैर कानूनी करार देने से हुकूमत और अदलिया में तसादुम मजीद बढ़ गया। 26 अप्रैल 2012 वज़ीर आज़म तौहीन अदालत के मुर्तकिब करार पाए। अदालत बर्खास्त होने तक की सजा सुना दी गई। 19 जून 2012 सुप्रीम कोर्ट ने यूसुफ रज़ा गिलानी को नाअहल करार दे दिया। अब ये बात तो साबित हो चुकी है कि एक तरफ हुकूमत है और दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट खड़ी है जिसके पीछे लगता है कि अवाम की ताकत भी मौजूद है, मगर पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ ही है कि वो अवाम की मुंतखब जमात है तो इसलिए अवाम की ताकत उनके साथ है। क्या फाइनल काउंटडाउन शुरू हो चुका है? क्या इस वक्त पाकिस्तान इस किस्म के टेंस मामलात का मुतहम्मिल हो सकता है?
क्या 12 जुलाई की तारीख के बाद पाकिस्तान की तारीख में हम कोई नया मोड़ देखेंगे? अदलिया की वो मुहिम जो शुरू हुई थी अदलिया को आज़ाद कराने के लिए, क्या उसका लॉजिकल कंक्लूजन है या उसको एक दफ़ा दोबारा उधर ही लेके जाया जा रहा है जहां से इस आज़ादी का आगाज हुआ था? इन तमाम बातों में बात करेंगे। साथ ही साथ आपको एक इनसाइट देती चलूं कि तौहीन अदालत का ये बिल जो मेरे हाथ में मौजूद है, जिसकी अमेंडमेंट मेरे हाथ में मौजूद है, इसके बारे में जो एक बहुत क्लोज हाथ है जिसने जो इसको बनाने में शामिल है, उनका कहना यह है, एंड आई कोट, कि ये बिल पूरी अच्छी इंटेंशन से बनाया गया है ताकि ना सिर्फ लॉन्ग टर्म में पाकिस्तान को फायदा हो, लेकिन उससे पहले वो सीरियसली पीपल्स पार्टी समझती है कि वो राजा परवेज अशरफ को टाइम बाय करके दे देंगे। मगर क्या अगर अदलिया इस बिल को स्ट्राइक डाउन कर दिया है तो राजा परवेज अशरफ के दिन ज्यादा होंगे या थोड़े? इस पर भी हम बात करेंगे। अपने मेहमानों से आपका तारुफ करवाती चलूं। अ वेरी वेरी वार्म वेलकम टू मेहरीन अनवर राजा साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा। उनके साथ मौजूद हैं परवेज रशीद साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, रहनुमा मुस्लिम लीग नून। जस्टिस तारिक महमूद साहब माहिर कानून हैं और हमें ज्वाइन करें महमूद रशीद साहब, रहनुमा तहरीक इंसाफ फ्रॉम आवर लाहौर स्टूडियो। वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। सबसे पहले परवेज रशीद साहब आपसे बात करूंगी, आप सेनेट से आ रहे हैं अभी। इस बिल से क्या अदलिया की आजादी में खलल पड़ेगा या एक इंतहाई हमला है दोबारा अदलिया को बंद करने में? आपने अच्छी बात से आगाज की कि सेनेट में आज क्या हुआ। कोई भी कानून जब पार्लियामेंट में आता है तो पार्लियामेंटेरियंस को कुछ वक्त दिया जाता है कि आप इस कानून को पढ़ लें, इस पे सोच विचार कर लें, अपना होमवर्क करें और फिर अपनी राय दें। जब इस मुल्क का आइन बनाया गया तो आइन बनाने वालों ने 1973 में जब कॉन्स्टिट्यूशन बना, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उसका क्रेडिट लेती है बिलाशुबा, और क्रेडिट उनको जाता है कि वो आइन बनाने में इनका बड़ा अहम किरदार था। तो इनके रहनुमाओं ने, जिन्होंने इस जमात को बनाया था, जिन्होंने इस आइन को बनाया, उन्होंने आइन में यह बात लिख दी कि 2 दिन दिए जाएंगे ताकि लोग पार्लियामेंटेरियन अच्छे तरीके से सोच समझ के फैसला करें और कानून साजी इस तरीके से की जाए कि उस पर कोई एतराज ना आए। लेकिन आज इन्होंने इधर बिल पेश किया पार्लियामेंट में, सेनेट में, और साथ ही उस पर डिबेट का आगाज कर दिया। उस 2 दिन की शिक को इन्होंने उड़ा दिया। अब सवाल ये पैदा होता है कि ऐसी कौन सी इमरजेंसी है, कौन सी हंगामी सूरत हाल है, या तो हम कोई ऐसा कानून बना रहे होते जो अगर आज नहीं इस मुल्क को मिलेगा तो सुबह पाकिस्तान में सूरज तुलू नहीं होगा, बारिशें जो हैं वो पूरे मुल्क को डुबो देंगी, गर्क कर देंगी, लिहाजा कोई कानून बनाओ और बारिशों से मुल्क गर्क होने से बचा लो। मुल्क को अंधेरों से बचाया जाएगा इस कानून के जरिए। इस पर डिबेट भी की जा सकती थी, इस पर वक्त भी दिया जा सकता था, लेकिन जिस उजलत का मुजाहरा ये लोग कर रहे हैं, जिस तेजी से ये पेशरफ्त कर रहे हैं, तो लगता है कि ये कोई खास मुल्क को तो शायद इसकी जरूरत नहीं है कानून को, किसी फर्द को एक कानून की जरूरत है, किसी एक फर्द को। और वो फर्द आपका इशारा ज़रदारी साहब है या राजा परवेज अशरफ साहब है? बज़ाहिर तो वज़ीर आज़म साहब का चूंकि मुकदमा कल 12 तारीख है और उसके मुकदमे की पेशरफ्त शुरू होगी और उसके साथ लिंक हैं फिर बाकी लोग भी, लेकिन कोई भी कानून जो पर्सन स्पेसिफिक हो, किसी फर्द को बचाने के लिए बनाया जा रहा हो या किसी फर्द को गिराने के लिए बनाया जा रहा हो, दोनों शक्लों में वो एक अच्छा कानून नहीं कहलाया जा सकता। जो पर्सन स्पेसिफिक हो, किसी शख्स को बचाने के लिए बनाया जा रहा हो या किसी को गिराने के लिए बनाया जा रहा हो, दोनों शक्लों में, तो उसमें वैसे ही इबहम हो जाएगा या उसके बारे में सस्पेशन हो जाएगी। मैं अनवर राजा साहबा, खत लिखने की जब बात होती थी तो कभी कहा जाता था हम तक पहुंचा नहीं, कभी हम सोच रहे, कभी एक किस्म की लेथार्जी, एक किस्म की लेजीनेस, सुस्त रवैया नजर आया हुकूमत का। क्या वजह है कि इस बिल में इतने ज्यादा आप लोग ना सिर्फ अर्जेंसी नजर आ रही है जैसे कि सेनेटर साहब ने कहा, बल्कि जो टाइमिंग है उससे लग रहा है कि इंटेंशन मैलिफाइड? देखिए, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, मोहतरमा बात यह है कि ये इलेक्शन ईयर है। पहले तो इसको आप अपने जहन नशीन कीजिए और इसको प्रीव्यू में रखें। इस साल में अपोजिशन हुकूमत अवाम में जाएगी, अपने आप को पॉपुलर करने के लिए कोई पॉपुलर
बात उठाएगी, लेके जाएगी, उसमें कामयाब कितनी होगी वो आपने मीमो केस में भी देख लिया, बहुत से पिछले केसेस में भी आपने देख लिया। मैं सिर्फ एक बात करना चाहती हूँ कानून के हवाले से। पार्लियामेंट का काम है कवानीन बनाना, और पार्लियामेंट अगर कवानीन बनाए, अमेंड करे या नए कवानीन लेके आए तो उसको मेलाफिडे कहना ये मुनासिब नहीं है। उसकी टाइमिंग को आप देखें, ये भी मुनासिब नहीं है। जहां तक टाइमिंग की आप बात करें तो अजीब सी लग रही नहीं, मुझे इसलिए अजीब नहीं लग रही। बात ये है, मुकदमा लड़े थे, वो कह रहे हैं मुझसे मुशावरत। देखिए फरीहा, बात ये है, एतजाज साहब हमारे लिए बड़े कदर की जगह है, मगर टाइमिंग से अगर आप बात करें तो आजकल कंटेम्प्ट के केसेस चल रहे हैं, एक तरह से जुडिशियल एक्टिविज्म भी है। अच्छी बात है, टाइम बताएगा कि ये मामला कहाँ तक है। नहीं, मामला चल रहे हैं। कंफ्यूजन थी कि 2003 का या 2004 का कौन सा जो ऑर्डिनेंस है उसको बात की जाए, कौन सा चल रहा है, इस पे भी पिटिशंस आ रही थी। तो इस इबहाम को दूर करने में मैं नहीं समझती कि कोई ऐसा हरज है। हाँ, कवानीन बनाए जाते हैं, उसके बाद वो कोर्ट में भी चले जाते हैं। मैं आपको एक बात बता दूं, जिस तरह इस कानून को उठाया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट की किसी इख्तियार पे कतगन लगा दी गई है, मैं बड़ा क्लियरली बताना चाहती हूँ, बड़ा साफ, हमारी एक तो इंटेंशन बड़ी क्लियर है। देखिए, बता दें, आप उनको आने दें सेनेट में, उनको बहस करने दें, बहस करें, ये करें। देखें फरीहा, जब तक सदर साहब इस पे साइन नहीं करते ये एक्ट नहीं बनता। मैं एक बार बार एक बात बताने की कोशिश कर रही हूँ कि एक हाइप क्रिएट की जा रही है और ये बताया जा रहा है कि किसी तरह सुप्रीम कोर्ट की किसी इख्तियार पे कतगन लगाई जा रही है। देखिए, ऐसा बिल्कुल, आपने बड़ी हिस्ट्री बताई कि अदलिया और शायद कोई टकराव हो रहा है और इस तरह उस तरह हो रहा है। जरा इससे और पीछे चले, मैं आपको ऐड करके जाऊं, 1998 में चली जाए फरीहा, जब परवेज मुशर्रफ इक्तदार में आया, जब इन्हीं कोर्ट्स ने, यहाँ की कोर्ट्स ने बैठे हुए परवेज मुशर्रफ को इख्तियार दिया और फिर एक वर्दी में डिक्टेटर को 3 साल आइन को अमेंड करने के बाद नई बिगिनिंग हो गई, नई बिगिनिंग होगी ना। आप तो खुद कहते हैं आजाद कराया। जब आपने पूरी कहानी प्रोमो में पढ़ी है तो आप यहाँ से शुरू करती हैं, जरा हिम्मत करके थोड़ा पीछे जाएं। मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहती हूँ, इस मुल्क में इदारों को मजबूत करना है। अगर किसी फर्दे वाहिद को मजबूत करना है, आज आप सारे मिलकर फैसला कर लें, मैं आपके साथ चलती हूँ। क्या हमने परवेज मुशर्रफ के खिलाफ अलम नहीं उठाया? वो फर्दे वाहिद एक इदारे को तबाह कर रहा था। आज अगर इदारों की मजबूती चाहते हैं तो फिर इदारे को मजबूत करना है। आप किसी कानून को लेके अगर ये कहें कि इस कानून से उस इदारे को कमजोर कर रहे हैं, कानून ये बात है। मैं इससे पहले जैसे साहब के पास बहस ये नहीं है, सवाल ये है कि कोई ऐसी बात नहीं है। कल 12 जुलाई को एक मिनट देखिए, कवानीन को आना चाहिए। इस वक्त एहतसाब का बिल पाइपलाइन में है, हम उसको भी लाना चाहते हैं, उस पर डिबेट हो रही है और हम चाहते हैं कि इससे पहले हम वो बिल टाइमिंग पे हैरत क्यों हो रही है? आपके ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाए तो किसी चीज में एजेंसी, हर चीज की एजेंसी है। हर चीज एजेंसी। देखिए, बात ये है, काश लोड शेडिंग को आप इतनी अर्जेंटली उसका हल करने थे आप। अच्छा, मैं आपसे आपके पास वापस आ रही हूँ, बहस आगे चली जाएगी। मैं तो कह रही हूँ अर्जेंसी वहां नहीं नजर आई हमें। मैं खैर उसमें नहीं जाना, मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि खुदारा हर चीज को नेगेटिविटी की तरफ करना चाह रहे हैं उसके अंदर। मैं सिर्फ एक बात कहना चाह रहा हूँ, हमारी बहन मेरीन ने सारे बातें कह दी, लेकिन जो असल मौजूद था उस पर गुफ्तगू नहीं की। फखरुद्दीन जी इब्राहिम पाकिस्तान के बहुत नॉन, किसी को तारफ के भी वो भी मुताज नहीं है। उन्होंने कल एक कमेंट किया इस पे, उन्होंने कहा कि इस बिल को समझने के लिए 4 फखरुद्दीन इब्राहिम हो तो वो भी कम है। तो ये ऋषि साहब के लिए मुझे बहुत सामने भी एक कमेंट किया, वो कह रहे हैं मुंशी ने बनाया। पढ़ लेना एक दफा, बाबर अवान साहब कहते हैं मुंशी ने बनाया, नाइक साहब के मुंशी कह रहे हैं। बात सुने, क्या इसमें अपील का हक दिया गया है? जो रिमार्क्स एक्सपंज कर दिए जाए नेशनल असेंबली में, वो एविडेंस का पार्ट नहीं बनेंगे। शो कॉज नोटिस होगा तो अपील की जाएगी। मैं एक आपके पास दोबारा आती हूँ। मैं सिर्फ टॉपिक की बात कर रही हूँ। मेरे ऑनरेबल ठीक मैं साहब कह रहे हैं कि मैं टॉपिक की बात, एक कानून हमारे पास भी बैठे हैं। जैसे साहब, आपको
आपको समझ आया ये कानून? आपको लग रहा है इससे आवाम की कोई बेहतरी होगी? इतनी अर्जेंटली अगर हम इसको लेकर आ रहे हैं, इलेक्शन ईयर में कोई फायदा होगा? देखिए, अगर बात कानून की है ना, तो मैं नहीं समझता कि जो मकसद, इसमें एक ही मकसद में शायद कामयाब हो सकते हैं अगर ये कानून ज़ाहिर है पास सिग्नेचर होने हैं प्रेसिडेंट साहब के सेनेट से निकल के, तो कानून तो बन जाएगा। एक फ़ायदा तो यकीनन इनको होगा कि ये डिले होगा, और ये जो कल की पेशी की बात है, गो कि मुझे ऐसे मेरा ख्याल है कल शायद कुछ भी नहीं होगा। जो लोगों की ख्वाहिशें हैं और जितने लोग मुझे पूछ रहे हैं, पूरे पाकिस्तान में एक जज़ला आया हुआ है, मैं नहीं समझता कल को कम से कम वो कुछ होगा। लेकिन अगर आप देखें ना, इसके जो प्रोवाइजो में जो पहली क्लास है, जो पब्लिक ऑफिस होल्डर की बात है, अगर मकसद इसका है तो ये तो पूरा नहीं हो सकेगा। उसकी वजह ये है कि ये है कि सिंपल कानून एज अगेंस्ट दिस जो है, वहां पर एक 204 आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन का मौजूद है। इसका ज्यादा से ज्यादा असर ये होगा कि उसका सब आर्टिकल 2 में A, B, C, D 4 क्लासेस हैं, तो वो D क्लास जो इनफेक्टिव हो जाएगी, लेकिन A, B, C अपनी जगह मौजूद रहेगी। अलबत्ता एक इनका काम शायद हो सकता है पॉसिबली कि ये जो बहुत से ऑर्डर जो अब अपीलेबल हो गए हैं, तो उसकी वजह से ये सक्सेसफुली ये मतलब डिले हो जाएगा। लेकिन मैं आपको छोटी सी बात बताऊं, एक सेंटेंस में ये कहूंगा, देखें, कंटेम्प्ट का कानून सिर्फ इसलिए होता है एक थ्रेट के तौर पर। हद्दुल इम्कान कोशिश करनी चाहिए कि इस कानून का इस्तेमाल न किया जाए। अब जज जब ऑर्डर पास करें, इम्प्लीमेंट भी हो जाना चाहिए, लेकिन बहरहाल जिन हालात से हम गुजर रहे हैं उसमें इस बात की एहतियात की जरूरत है कि ऑर्डर सोच लिया जाए, समझ लिया जाए, क्योंकि बात यह है जो कि तज़ार हुसैन साहब ने कहा कि घूरने के ऊपर भी तौहीन अदालत होगा, कैसा होता? नहीं होना चाहिए ना। हो सकता है? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि ऐसा नहीं होना, ऐसा देखिए ना, नहीं होना चाहिए, होना नहीं चाहिए, होता है। लेकिन मुजारिश है, तो आप तो साइड पोस्ट पे लेते हैं, आप मानते हैं ऐसा होता है? नहीं, ऐसा एक वाकया तो हुआ है ना। मैं ये कह रहा हूं कि ये कानून ऐसा कानून है जिस तरफ सिर्फ कानून मौजूद होना चाहिए, लेकिन हालात ऐसे होने नहीं चाहिए जिसमें इसको लेकिन सवाल ये, जैसे साहब, क्या ये कानून इसको खत्म कर देगा? नहीं, देखे ना, ये तो इख्तियार उनका है। देखे ना, एक बात, एक इसको सिंपल आपसे मिले, देखे, पार्लियामेंट को इस बात का इख्तियार है कि वो कोई भी कानून बनाए, गो के बनाने से पहले उनको ये सोच लेना चाहिए कि कोई भी कानून जो है फंडामेंटल राइट से कॉन्फ्लिक्ट ना हो या कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन से। मैं आपको बताती हूँ, जब आप तबकात आएंगे तो डेफिनेटली वायलेट होंगे। लेकिन मैं महमूद रशीद साहब को शामिल करूं, उनसे बात करते हैं। महमूद रशीद साहब से पूछे सवाल, अच्छा वो आप अमेंड करने के लिए रेडी हैं? अभी तो शामिल है इसमें वो, मैं कौन होती है हटाने वाली? ये तो पार्लियामेंट का काम है, वहाँ हम बहस कर लें, अभी कोई ऐसी चीज नहीं हो गई। अच्छा, मुझे महमूद रशीद साहब को पता ऑर्डर्स पे कोई कदम होनी चाहिए इसमें। तो जैसे हमारे बड़े ऑनरेबल तारिक साहब ने ये कहा, देखिए जस्टिस अली अहमद कुर्द साहब जो रूहे रवा थे तहरीक के, और जब वो तकरीर करते थे तो सारों के सांस बंद हो जाते थे। ये भी गवाह है, मैं भी उन जलसों में बैठती थी। मैं आप ये समझते हैं उन्होंने क्या कहा, उन्होंने टीवी के प्रोग्राम में क्या कहा, उन पे कंटेम्प्ट लगी क्यों नहीं लगी? ये सवाल हम वक्फे के बाद उठाएंगे। मुझे महमूद रशीद साहब के पास जाना था, मगर क्योंकि आपने उनका टाइम भी ले लिया। वक्फे के बाद महमूद रशीद साहब, आई कम स्ट्रेट टू यू। जो पॉइंट उठाया है तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान साहब ने भी, उसके अलावा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का मौक़िफ़ क्या, और अगर ये कानून पास होता है तो उसके बाद क्या एग्जीक्यूटिव और अदलिया की आपस की तसादुम के जो है लॉजिकल कंक्लूजन हमें नजर आएगा। इससे मजीद बात करेंगे। कीप वॉचिंग 8 PM फरिया इदरीस। वेलकम बैक। हम बात कर रहे हैं अदलिया और एग्जीक्यूटिव के दरमियान होने वाले नए तसादुम की। कल 12 जुलाई की तारीख इंतहाई अहम है और कल ही ये फैसला होना है कि आगे क्या होने जा रहा है। महमूद रशीद साहब के पास चलूंगी। वक्फे से पहले आप ही के लिए सवाल था महमूद रशीद साहब। खान साहब ने बड़ा खुल के इसके बारे में कह दिया है, इस कानून के बारे में कह दिया, आगे का भी बता दिया है कि अदलिया इसको स्ट्राइक डाउन कर देगी। मगर आपसे मेरा सवाल ये है कि
एक काम है पार्लियामेंट का, जमहूरियत का एक काम है कि वो कानून बनाए। आप लोगों को एक कानून के आने से पहले ही या उसके बनने से पहले ही इतना एतराज क्यों है इस पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए फ्रिया, बात असल में यह है कि कोई भी कानून, पार्लियामेंट कानून साजी कर सकती है, लेकिन कोई भी कानून जो कॉन्स्टिट्यूशन की जो बुनियादी स्पिरिट और रूह है उससे मुतसादम हो तो ऐसी कानून साजी जो है वो पार्लियामेंट नहीं कर सकती। और ये कानून जो है वो चैलेंज हो गया और सुप्रीम कोर्ट के पास ये इख्तियार है कि वो इसकी इंटरप्रिटेशन भी करे और इसका जायजा ले कि ये जो कानून साजी है ये आया आइन के साथ बुनियादी तौर पर उसकी रूह से मुतसादम है, और अगर वो महसूस करे तो इसको कलअदम भी करार दे देगी। मैं ये कहना चाहता हूं कि आप तो कह रहे हैं महसूस करे तो कलअदम करा दे देगी। खान साहब ने तो कहा है, मैं आपको बता रहा हूं वो करेंगे, वो कलअदम करार दे देंगे। मैं इसलिए कह रहा हूं, नहीं वो इसलिए करेंगे कि ये इससे अदलिया की आजादी को सलब किया जा रहा है। आइन की आर्टिकल 125A जो है उसके तहत लेकिन खान साहब ने एजुकेटेड गैस लगाया था या उनको कुछ पता है बात अंदर? जी, एजुकेटेड गैस उन्होंने ये लगाया, कह रहे हैं कि इस तरह की डिस्क्रिमिनेशन जिस कानून से होती हो और दो तबकों में पूरी कौम को बांट दिया गया हो, ये किसी का कि वो इस तरह तज़हीक करे, इस तरह तौहीन करे, इस तरह मजाक उड़ाए इस मुल्क की जो सुप्रीम कोर्ट है उसके जजों का और सबसे बड़ी अदालत का। मैं ये कहता हूं कि पीपल्स पार्टी को बजाय महाजराई की तरफ जाने के, और ये टाइमिंग आप देखें कि किस वक्त में एक तरफ तो ये परवेज अशरफ साहब वाली कल पेशी है, दूसरा रियाज मलिक, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट की तौहीन की खुलम खुला प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस तरह भोंडे तरीके से इतने इल्जामात लगाए, ये और इस तरह की बहुत सी चीजों को कवर करने के लिए पीपल्स पार्टी ने इंतहाई उजलत के अंदर रूल्स को सस्पेंड करके और कायमा कमेटी में भी नहीं भेजा। इतनी कौन सी क़यामत आ रही थी कि आपने रूल सस्पेंड करके किसी को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया और जल्दी जल्दी ये कानून जो है ना आपके बना के पास करके अब इसको एक्ट बनाने के लिए आप जा रहे हैं, और सिर्फ इसको शेल्टर देने के लिए और इससे तवज्जो हटाने के लिए दोहरी शरीयत का जो है ना वो भी पेश कर दिया। आज वो सूबों का भी जरदारी साहब ने पढ़ के सुना दिया जी, वो भी रेफरेंस आ रहा है। ये सारी चीजें सिर्फ उस कानून साजी से जो उन्होंने की है उससे तवज्जो हटाने के लिए। दोहरी शरीयत 2/3 अक्सरियत के बगैर जो है वो कानून में अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन में हुए बगैर वो पास नहीं हो सकता। उसमें ANP भी इनके खिलाफ है, इनके अपने कई पार्लियामेंटेरियन है वो भी इनके खिलाफ है। तो इनका असल जो टारगेट है वो सुप्रीम कोर्ट है, वो जस्टिस इफ्तिखार चौधरी है, और हम ये समझते हैं कि सिर्फ पीपल्स पार्टी एक तरफ खड़ी है, बाकी पूरी कौम दूसरी तरफ खड़ी है। वो किसी तौर पर भी ये अदलिया के पर नहीं कर, अदलिया की आजादी को पूरी कौम बड़ी मुश्किल के साथ हमने जुडिशरी को रिस्टोर करवाया, और पीपल्स पार्टी ने ये एक इस तरह के कानून या आइन की तरमीम का सहारा लेकर अगर अदलिया के ऊपर तो पूरी कौम डट के मुकाबला करेगी, ना सिर्फ अदलिया। अच्छा, ये जो कौम के मुकाबले की बात है ये मैं आपसे पूछूंगी अभी, मैं इसके ऊपर इलैबोरेशन चाहूंगी आपसे, लेकिन आपसे पूछूंगी मैं साहब, एक शख्स को बचाने के लिए कानून बनाने का कहा जा रहा है, इसीलिए उसके अंदर एजेंसी आ रही है, और इस वक्त इदारों को मजबूत करने की बात है। मुझे ये बता दें सुप्रीम कोर्ट मजबूत कैसे होगी? आप ये किस तरह बार बार ये कह सकती हैं? आप ये स्वीपिंग स्टेटमेंट बैठे हुए आराम से उनके बात को मैंने दोहराया ना, उन्होंने इनसे पूछे इस कानून की कितनी शिकें, इन्होंने पढ़ा है कानून, इन्होंने एकदम कह दिया कि ऐसा काला कानून बना दिया, पीला कानून बना दिया। आप इस पे बहस करें, इन्होंने क्या कानून की शिकें पढ़ी हैं, कौन से ऐड हुए हैं कानून की शिक मुझे बताएं, अभी यहीं पे मुझे बता दें। एक पूरी कौम के सामने स्वीपिंग स्टेटमेंट दे दिया कि काला कानून बना दिया, अदलिया की अथॉरिटी के ऊपर कदगन लगा दी। मैं आपको बताती हूँ कोई अदलिया की अथॉरिटी पे कदगन हमने नहीं लगाई। फिर आप पूछती हैं अर्जेंसी, आपको देखिए इफ ही डज नॉट एग्री तो मैं उसमें कुछ कर नहीं सकती ना। आर्टिकल 19 यही तो कहता है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच है जो मुझे होनी चाहिए। देखिए बात यह है कि आर्टिकल 19, आर्टिकल 10A उसके ऊपर बेस करते हुए यह कानून बनाया गया। अगर किसी को अच्छा नहीं लगता उस पर बहस कर लें। अभी परवेज रशीद साहब बड़े ऑनरेबल हमारे पार्लियामेंटेरियन हैं, उन्होंने ये कहा
कि हमने रूल्स ऑफ बिजनेस को नहीं देखा और पार्लियामेंट में बहुत जल्द इसको लेके आ गए। मैं यहाँ पे ये बताना चाहती हूँ कि जब हम पार्लियामेंट में अकॉर्डिंग टू रूल्स ये बिल लेके आए हैं और इसको पास करवाया है, मुस्लिम लीग नवाज ने अपनी अमेंडमेंट्स इसमें नहीं डाली थी। इसके बावजूद वो कहते हैं हमें वक्त ही नहीं दिया। बिल्कुल वक्त दिया गया है। इसमें हमने रूल्स को सस्पेंड किया, जो हमारे पास एक इख्तियार हासिल है। ये सवाल मुझे इसके बावजूद देखिए मेरी बात कंप्लीट होने दें। इसके बावजूद मुस्लिम लीग नवाज को पूरा टाइम दिया गया। इस पे इनके जो मेंबरान है उन्होंने बहस की और फिर खुर्शीद शाह साहब ने कहा और भी कोई शख्स मेंबर इस पे बहस करना चाहता है। पूरी बहस करने के बाद, टाइम देने के बाद इस कानून को पास किया गया और कानून के मुताबिक पास किया गया। अच्छा, अब मुझे रशीद साहब के पास आए थे। साद रफीक साहब ने ये बात कह के गए कि हमसे माजी में गलती हुई थी, हम मानते हैं हमने गलती की, बट वी हैव मूव्ड ऑन, हम अब प्रोग्रेस की तरफ जा रहे हैं। तो इसलिए आप हमें दोबारा उसकी एग्जाम्पल नहीं देनी चाहिए जो मैंने भी शुरू में दी। साथ ही साथ वो ये भी कहते हैं कि अगर ये महाजराई जारी रही तो कोई तीसरी कुव्वत आ जाएगी। क्या आपकी पार्टी ने भी इस बात को मद्देनजर रखा है कि कोई तीसरी कुव्वत आ सकती है? मैं समझता हूँ कि मैं ज़रूरी नहीं कि उनकी बात से एग्री भी करता हूँ। मुझे किसी तीसरी कुव्वत का आना नज़र नहीं आ रहा। पाकिस्तान में इस वक्त एक इंतहाई वाइब्रेंट आज़ाद मीडिया मौजूद है, एक ताकतवर अदलिया मौजूद है, सियासी जमातें मौजूद हैं और इस चीज़ पे सब में इत्तफाक राय है। किसी सियासी, मेरे में और महरीन में, दोनों में इस बात पे इत्तफाक मौजूद है कि पाकिस्तान में किसी तीसरी कुव्वत को या किसी गैर आईनी कदम को कबूल नहीं किया जाएगा और उसके खिलाफ मुज़ाहमत की जाएगी अगर कोई ऐसा करने का सोचेगा तो। और हमारी इस बात से पाकिस्तान की अदलिया भी मुत्तफिक है। चीफ जस्टिस साहब के ऑन रिकॉर्ड बयान है बेतहाशा दफा कि किसी गैर आईनी कदम को कभी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आप भी इससे मुत्तफिक हैं, मीडिया भी यही कहता है। तो हम सब लोग जो इस छत के नीचे बैठे हुए गुफ्तगू कर रहे हैं, पूरी पाकिस्तानी सोसाइटी अपने आइन का तहफ़्फ़ुज़ चाहती है, अपने आइन का तक़द्दुस चाहती है और उसी पर अमल करना चाहती है। चलिए, ये तो खतरा हमने रूल आउट कर दिया, लेकिन इन एसेंस वो कहती हैं आप लोगों को हमने बहस करने का मौका दिया, आप अमेंडमेंट्स ही नहीं लेकर आए, आपने उसको पहले ही स्ट्राइक डाउन कर दिया। तो फिर ये भी तो जमहूरियत का अमल है कि आप पढ़े उस कानून को। हम समझते हैं इस कानून को लाना ही बदनीयती है इस वक्त। और जिस तसादम का आप शक जाहिर कर रही हैं या जिसकी तरफ लोगों को फिक्रमंदी है कि ये तसादम हो सकता है, हम समझ इस कानून को लाना, इसको पास करना उस तसादम की तरफ कदम बढ़ाने का एक निशानी मिलती है। तो हमारी इनसे गुजारिश ये थी कि आप अगर इस कानून की बहुत जरूरत भी है तो आज के माहौल में आपको इसको नहीं लाना चाहिए था। आप थोड़ा सब्र कर लें, वक्त को गुजरने दें और एक ऐसे वक्त में इसको लाएं जिसमें नजर ना आए कि इसमें आपका कोई जाती जमाती मुफाद है, किसी जात का मुफाद है। आप ऐसा ना करें। तो इन एसेंस अगर टाइम आप शुरू से इसको रिजेक्ट कर रहे हैं, अमेंडमेंट्स दें या उसको बदलने के ऊपर भी आप लोग तैयार नहीं है। मेरा ख्याल यह है कि इस वक्त इस कानून को लाना ही नहीं चाहिए था। लेकिन अब तो वो ले आए, अब क्या होगा? अब हमने इसकी मुखालफत की और हम इसकी मुखालफत करेंगे ना परवेज रशीद साहब। वो तो अगर चला गया, पास हो गया, आपकी मुखालफत से रुकेगा नहीं कानून। ये तो फिर देखिए ना, पाकिस्तान की जो पार्लियामेंट है, जो हमारा आइन है, उसमें कानून को पास करने का एक तरीका कार वज़ा कर दिया गया है। हम उस तरीके के मुताबिक अपना किरदार अदा करते हैं। फिर उसकी रेमेडीज मौजूद हैं कि जब आप पार्लियामेंट में उसको नहीं रोक सकते तो फिर उसके बाहर उसकी मुखालफत की जा सकती है, उसके खिलाफ आवाज बुलंद की जा सकती है, दूसरे कानूनी रास्ते हैं। वो सारे जो भी ऑप्शंस हैं उनको सोसाइटी इस्तेमाल करेगी, पूरी सोसाइटी। मोस्ट यू कैन डू इज कि आप डिसएग्री करें, अपना इख्तिलाफ बताएं, लेकिन उसके बाद कुछ नहीं हो सकता अगर ये कानून पास हो जाए। महबूब रशीद साहब, आपने इससे बढ़ के बात की, आपने कहा अवाम तमाम इसके खिलाफ निकल आएंगे। ये बात आप लोग बार बार कहते हैं। खान साहब ने यह भी कहा था मैं सिविल डिसोबीडियंस पे चला जाऊंगा, खत नहीं लिखा, वज़ीर आज़म आगे, राजा परवेज अशरफ वज़ीर आज़म बन गए पाकिस्तान के। आप लोगों का सुनामी आता नहीं है, आप लोग फिर इतनी बड़ी बड़ी स्टेटमेंट्स क्यों देते हैं जब कुछ करना नहीं होता? देखिए, ये मेरा ख्याल है कि आप हक़ाइक़ के मुताबिक बात नहीं कर रही। हमारी पूरी पॉलिसीज आप इंतजार करेंगे, आके ले जाएंगे। और ये सुना रोज रोज नहीं आता, एक ही दफा आता है
इसलिए मैं ये समझता हूं कि अब भी पीपल्स पार्टी वो अंजाम से दो चार हो जाएगी इनकी हुकूमत अगर इन्होंने होश के नाखून ना लिए और इस तरह की तसादम की पॉलिसी को आगे बढ़ाते रहे और सियासी शहीद बनने के चक्कर में इस मुल्क की ईंट से ईंट जो बजाने जा रहे हैं, इससे इन्हें वापस आ जाना चाहिए। मैं आपको बता रहा हूं कि अगर ये सुप्रीम कोर्ट खुद इसका जायजा ले रही है, जिस तरह के इसको चैलेंज भी कर दिया गया है, और हम ये समझते हैं कि इसका 100% इस बात का इम्कान है कि ये कानून जो है ये अदलिया की आजादी जो है उसको सलब करने के मुतरादिफ है। कौम इसको नहीं मानती, बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज इसको नहीं मानती, सुप्रीम कोर्ट इस कानून को कलअदम करार दे देगी और अगर हमें इसके लिए पब्लिक प्रेशर बिल्डअप करना पड़ा तो हम इससे पीछे नहीं हटेंगे। वो कह रहे हैं आपको पता कैसे, ये सवाल मैं भी जानना चाहती हूँ आप लोग, इसलिए मैंने पूछा। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये आइन की जो बुनियादी स्पिरिट है, ये जो 25A है आइन का आर्टिकल, ये उससे मुतसादम है, ये डिस्क्रिमिनेशन है। आर्टिकल 19 के मुताबिक है, आर्टिकल 10A के मुताबिक है जी, बिल्कुल नहीं है उसके मुताबिक। अच्छा, अगर आप पढ़ लें सर्टिफिकेट दे दें कि वो जो मर्जी कहते फिरे आइन की जो अच्छा आर्टिकल 25 तो इक्वालिटी ऑफ सिटीजन है, ये उससे मुतसादम है। आर्टिकल 25 क्या है? नहीं इनको 25 को क्यों लेके बैठे? 25 इनका कोई लकी नंबर होएगा, ये बात नहीं कह रहे। वो आर्टिकल्स के अंदर कंफ्यूज हो रहे हैं। मैं वही कह रही हूँ, वो कह रहे हैं आर्टिकल वो तो इक्वालिटी ऑफ सिटीजन है, फिर सबको इक्वल राइट होने चाहिए, जो राइट होने चाहिए। अच्छा नहीं साहब, ये तो कंटेम्प्ट ऑफ राइट इस कानून में नहीं है। कोर्ट का एक डिकोरम होना चाहिए, कोर्ट की इज्जत होनी चाहिए। इस कानून जो शख्स कोर्ट के सामने पेश हो रहा है उसको पता होना चाहिए मैं हाईएस्ट अथॉरिटी के सामने पेश होना। अगर मैं हर जगह तबस्सुर उड़ाए असेंबली के वालों के अंदर मीटिंग के अंदर सुप्रीम कोर्ट को थ्रेट करे और आप तस्दीक करें चीफ जस्टिस की पूरी अदलिया की बाजारों में, चौकों में, असेंबली के ऐवानों में, ये किस कानून में लिखा है? ये किसको आपको इख्तियार, आपको किसने इख्तियार दिया है कि आप एक अदलिया के बारे में आप उसको तस्दीक का निशाना बनाएं, आप उसको तमस्कर बनाएं, आप काम करेगा और पीपल्स पार्टी के सारे लोग ये काम करेंगे। ये किस कानून में लिखा हुआ है? कभी अदलिया को इंस्ट्रूमेंट नहीं बनने देगी। ये कहते हैं कि हमें ये भी पता है कि फैसला क्या आना है, फिर मुझे नहीं पता है, इनको कैसे पता है? ये सवाल है कि कैसे पता। लेकिन जैसे साहब मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि सुप्रीम कौन है? दोबारा पार्लियामेंट सुप्रीम है, कानून सुप्रीम है? क्या इस कानून के बाद हमें पता चल जाएगा कि सुप्रीम कौन है? जो आप चीफ जस्टिस के रिमार्क्स के साथ नहीं, मैं चीफ जस्टिस की बात नहीं, मैं तो लॉ स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ। उन्होंने कही ये बात नहीं, देखे ना, गुजारिश ये देखे उसमें मुझे न लेके जाए। मैं आपने सवाल मुझसे पूछा, जान के लेके नहीं तो देखिए मैं उनका नुमाइंदा तो नहीं ना, मेरा तो ताल्लुक नहीं ना, मैं तो कानून के स्टूडेंट की हैसियत से यहाँ बैठे। मैं कहता हूँ आइन सुप्रीम में इससे सारे जो ऑर्गन्स हैं इसी से निकले हैं और इसी पाकिस्तान के लोगों ने अगर जुडिशरी को इख्तियार दिया, एग्जीक्यूटिव को भी इख्तियार दिया, पार्लियामेंट के। और एक बात आपको बता दूं, इस पाकिस्तान के 18 करोड़ का मसला जो फंसा हुआ है ना, वो एग्जीक्यूटिव के साथ फंसा हुआ है और किसी हद तक पार्लियामेंट के साथ। उसकी वजह यह है कि देखें 18 करोड़ आदमी का वो मसला है जो अभी आप कह रहे थे कि गैस नहीं है, बिजली नहीं है, फला, ठीक है ना, ये जो भी मामला है बलूचिस्तान, लॉ एंड ऑर्डर एंड ऑल दैट। अगर एग्जीक्यूटिव अपना काम ठीक करे तो देखें जी फिर जो है वो लोगों को ये परेशानी नहीं होगी कि सुप्रीम कोर्ट क्या कर रही है। पार्लियामेंट का एक जहां फेलियर है ना, वो पार्लियामेंट का फेलियर ये है कि पार्लियामेंट का काम सिर्फ लेजिस्लेट करना नहीं होता, पार्लियामेंट का ये काम भी है कि एग्जीक्यूटिव पर थोड़ा वो नजर रखे और उनको जो है थोड़ा सा उनके जो काम है उनको भी कंट्रोल करे। पार्लियामेंट का वो रोल नहीं है, एग्जीक्यूटिव का फेलियर है। लेकिन दूसरी बात यह है कि गुजारिश है, अगर आप सारे मसाइल जो हैं हर बात को सुप्रीम कोर्ट में लाके फैसला करवाना चाहते हैं या हल करवाना चाहते हैं तो ये हमारे मसाइल का हल नहीं है। अब मिसाल के तौर पर ये ठीक है, इन्होंने बड़ी जल्दबाजी की, इसमें भी कोई शक नहीं है, बिल्कुल मैं आपसे एग्री करता हूं, परवेज रशीद साहब ने सही फरमाया। लेकिन बात यह है कानून बना नहीं, पिटीशन दाखिल हो गई है। भाई कानून बन तो जाने दो, कानून बनेगा तो पिटीशन दायर होगी ना, फिर आप बताएंगे कौन सी गलती है। नहीं देखे ना, हमने देखे मजाले, हम माफी चाहता हूं, हमें एहसास नहीं हो रहा। देखे अगर ये अच्छे होते ना तो
फिर रोना ही किस बात का, फिर ये मसाइल ही नहीं होने चाहिए। हम तो बुरे हैं और जो बुरे हैं उनको भी पॉइंट आउट करें, जो माजी में बुरे रहे उनको भी पॉइंट आउट करें। पार्लियामेंट को तो बुरा कहने में, इनइफेक्टिव कहने में और वीक कहने में देर नहीं लगती। पार्लियामेंट को आप फौरन बुरा भला कह देते हैं, मगर सुने कोई और भी हैं जो बुरे थे, आप बता देना, ये बता देना। अब जो देखें, जो हाथ धो के आ गए हैं जन्नत के पानी में, अब वो अच्छे बन गए हैं। आपकी तरफ आपने पूछा सुप्रीम कोर्ट कौन है, क्या सुप्रीम है? मैं बताती हूँ, सुप्रीम आइन है। तो ये तो वो भी कह सुन ले, एग्री आप लोग पार्लियामेंट को बनाया किसने, ये बताएं आपने क्या बताएं, आइन किसने बनाया? तशरीह कौन करेगा? तशरीह कौन करेगा? सवाल तशरीह कौन करेगा ये बता दे। आपने सवाल पूछा सुप्रीम क्या है? हाँ, मैंने पूछी तशरीह कौन करेगा? अगला सवाल आपने पूछा, सवाल पे रहे। मैं सुप्रीम पूछूं, मेरा प्रोग्राम है, आपका प्रोग्राम है, तो अपने सवाल पे रहे। आपने कहा सुप्रीम कौन है? आइन सुप्रीम है। आइन को बनाने वाला कौन है? आइन ना आता अगर पार्लियामेंट ना होती। ठीक है, पार्लियामेंट की कोख से आइन निकला, इसलिए पार्लियामेंट सुप्रीम है, ये मान लें। और जिस दिन आप ये मानेंगे, तमाम इदारों में लड़ाई खत्म। लेकिन परवेज रशीद साहब, अगर ये उनको तो पता है कि वो स्ट्राइक डाउन कर देंगी, आपको भी कोई अंदाजा होगा, अगर कोई खबर है हमें बता दें। लेकिन अगर स्ट्राइक डाउन कर देती है पीटीआई तो बैठ जीत ही लेगी, मगर क्या पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी साबित हो जाएगी? नहीं साबित होगी। देखिए, पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी को, इसमें पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी का ये सवाल ही नहीं है। मैं जस्टिस साहब की बात से मुत्तफिक हूँ, आइन सुप्रीम है और जिस पार्लियामेंट की कोख से ये आइन निकला था, जिसकी तरफ मेरीन साहबा इशारा कर रही हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली थी। आइन बनाने का इख्तियार था उसको। ये जो पार्लियामेंट है, इसको आइन बनाने का इख्तियार नहीं है। ये अब इस आइन को ये आइन में तरमीम कर सकती है, लेकिन ये इस आइन को खत्म नहीं कर सकती। खत्म नहीं, आइन तरमीम कर सकती है, आइन को खत्म नहीं कर रहे ना। जो बना सकता है वही तरमीम। आइन की पेशी से एक दिन पहले कानून भी नहीं लाना चाहिए, वो आप बना रहे हैं उसको, आप नेगेटिविटी सेल कर रहे हैं। कंक्लूड करना है, आप लोग कल क्या होगा ये बता दें। कल कहाँ पे क्या? कल 12 जुलाई के बाद राजा परवेज अशरफ साहब को कितने दिन मिल जाएंगे? और नहीं, मेरे लिए तो ये बात बताना बहुत मुश्किल है। ये तो कुछ लोग हैं जो प्रोग्रामों में शिरकत करते हैं और तोते की फाल निकलवाते हैं, उन तोतों को बुला के पूछ लें। नॉर्मल कोर्स में चीजें होंगी और होनी भी चाहिए, नॉर्मल कोर्स में होनी चाहिए। उसको देखेंगे, फिर करेंगे। आपको तो पता है कि पता होगा। मैं रशीद साहब आपसे आखिरी वर्ड पूछूंगी, आप क्या एक्सपेक्ट करें कल क्या होगा 12 जुलाई को? इनको तो पता है क्या आ रही जजमेंट, पूछ लें। मैं रशीद साहब को मेरा आवाज ही नहीं जा रही। थैंक यू वेरी मच तमाम मेहमानों का। यहीं पे कंक्लूड करते हैं आज का प्रोग्राम। हमने इस हवाले से किया था कि एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी का तसादुम, इसके बारे में कहते हुए मैं इससे मुस्कुरा रही हूँ कि पिछले कई महीनों से, कई दिनों से हम मुसलसल इसके ऊपर बात करते चले आ रहे हैं और हमने बहुत सारे नए नए दिन देखे, बहुत सी नई नई डेवलपमेंट्स देखी। कल की तारीख इस हवाले से अहम है कि 12 जुलाई को राजा परवेज अशरफ साहब वो काम करने जा रहे हैं जिसके लिए वो मुंतखब हुए थे। यानी उनका जो सिलेक्शन था उसमें एक बड़ी अहम बात कुछ नाक़दीन कहते हैं वो ये थी कि सदर ज़रदारी को पूरा यकीन है कि वो भी स्विस हुकाम को खत नहीं लिखेंगे। खत का मामला कहाँ तक चलेगा, इस पर बात होगी। यू कैन राइट मी ऑन माई फेसबुक विच इज़ 8 PM with फरिया इदरीस, और राइट मी एन ईमेल। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।